अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज जो ग्रुप में हमारे टॉपिक मिला है वो है ट्यूबरक्लोसिस ऑफ लंग्स, और इसके बारे में हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने काफ़ी नॉलेजफुल वीडियोस और ऑडियोज़ और जो है वो डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं। नॉलेज वाइज बहुत ज़बरदस्त उनकी नॉलेज है। अपना कुछ पार्ट जो है वो शेयर करना चाहते हैं इसमें ट्यूबरक्लोसिस के हवाले से। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो जो डिज़ीज़ है वो एक फैटल डिज़ीज़ है। फैटल डिज़ीज़ का मतलब है कि जानलेवा बीमारियों में इसका शुमार होता है। यानी पेशेंट जो है अगर ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम से इन्फेक्ट हो जाएं तो उनकी डेथ भी वाक़ई हो सकती है इससे, अगर प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट नहीं की जाए तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक फैटल और कंटेजियस डिज़ीज़ है, लगने वाली बीमारी है। यानी ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मीन्स के स्नीजिंग, कफिंग, स्पिटिंग और इस तरह से जो ये फैल सकती है बीमारी। ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्यूबरकल एंड ऑसिस। ऑसिस का मतलब होता है कंडीशन, और ट्यूबरकल मीन्स होता है राउंड नोड्यूल, क्योंकि इसके जो जरासीम होते हैं वो जब किसी भी बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं, तो उसके बाद वो अपने गिर जो है वो एक स्पोर्स लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम ट्यूबरकल कहते हैं, और इसी हवाले से इसको जो है वो ट्यूबरक्लोसिस का नाम दिया जाता है। हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, उसका शुमार एशियन कंट्रीज़ में होता है, और एशियन कंट्रीज़ में अभी तक वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी अफेक्टेड लोगों की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अफ्रीकन्स में है, और उसके बाद जो हमारे जो डेवलप कंट्रीज़ आ जाते हैं वहाँ पर इसका रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अमेरिका में तकरीबन 3% तक केसेस हैं, जबकि एशियंस जो है वो 59% इससे अफेक्टेड हैं अभी तक लोग। तो क्योंकि ये इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स और लाइफ स्टाइल जो भी है गुजारने का ज़िंदगी तरीका लोगों का, वो इस बीमारी के होने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। यही वजह है कि जो गरीब ममालिक हैं उनमें ये बीमारी जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और एशियन कंट्रीज़ में अभी तक वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो है वो उसकी अफेक्टेड लोगों की जो रेशो है वो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद अफ्रीकन्स में है, और उसके बाद जो हमारे जो डेवलप कंट्रीज़ आ जाते हैं वहाँ पर इसका रेशो बहुत ज़्यादा कम है। अमेरिका में तकरीबन 3% तक केसेस हैं, जबकि एशियंस जो है वो 59% इससे अफेक्टेड हैं अभी तक लोग। तो क्योंकि ये इसकी कुछ रिस्क फैक्टर्स और लाइफ स्टाइल जो भी है गुजारने का ज़िंदगी तरीका लोगों का, वो इस बीमारी के होने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं। यही वजह है कि जो गरीब ममालिक हैं उनमें ये बीमारी जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। क्लासिफिकेशन अगर हम देखें इसकी, तो बेसिकली इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या है कि जो लंग्स के अलावा जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स जो हैं वहाँ पर अगर ये जो जरासीम है वो अफेक्ट करता है बॉडी के पार्ट्स को, तो हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली लोगों को यही पता है कि ट्यूबरक्लोसिस का ताल्लुक लंग्स से होता है, लेकिन ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है। जैसे लिम्फ नोड्स हैं, प्लूरल टीबी भी होती है जो लंग्स की कवरिंग्स होती हैं, उसको अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा स्केलेटल टीबी कहलाती है जो बॉडी में जो डिफरेंट बोन्स पाई जाती हैं, एक्सट्रीमिटीज़ हैं, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स हैं, ये तमाम बोन्स भी जो है उससे अफेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा जीआईटी ट्रैक्ट, आपका जो गज़ा की नाली है वो भी टीबी का शिकार हो सकती है। इसके अलावा जो है वो हार्ट की कवरिंग्स, पेरिकार्डियल टीबी भी हो सकती है, और ब्रेन की कवरिंग्स जिसे मेनिनजीज कहा जाता है, मेनिनजीज भी इससे अफेक्ट हो सकती हैं। तो ये तमाम बॉडी के पार्ट्स और कुछ और पार्ट्स भी बॉडी के इससे अफेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो आज है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर। तो हम जो है फोकस करेंगे जो लंग्स में टीबी हो जाती है उसके ऊपर। तो लंग्स में जो टीबी होती है उसको हम वैसे दो तरह से देखते हैं, एक प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहलाती है और एक जो है वो सेकेंडरी डिजीज़ कहलाती है। प्राइमरी डिजीज़ का मतलब क्या है कि डायरेक्टली अगर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के ज़रिए किसी इंसान के जिस्म में ये ट्यूबरक्लोसिस का जो जरासीम है ये दाखिल हो जाता है और फिर लंग्स को अफेक्ट करता है, और फिर उसके अंदर जो भी
इससे बीमारी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपेयर हो जाते हैं, यानी एक्टिव डिजीज़ उसको हो जाती है, तो उसको हम जब प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। जो ट्यूबरक्लोसिस के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो तमाम उसके ऊपर जो है वो हमें नज़र आते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जैसे ये ट्यूबरक्लोसिस का जो जरासीम है, ऑर्गेनिज़म है, बॉडी के अंदर जाता है और जाने के बाद जो है ये जो है वो अपने आप को लेटेंट फॉर्म में ले जाता है, यानी वहाँ पर जो है वो किसी किस्म का रिएक्शन बॉडी उसके ख़िलाफ़ नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है वो वीक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, और ये जरासीम जो है ये जो है अपने आप को प्रोलिफरेट नहीं करता, बल्कि स्पोर्स बना के बॉडी के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं जो है लेटेंट फॉर्म में मौजूद होता है। तो उस लेटेंट फॉर्म में ये जो है अपने आप को सर्वाइवल कंडीशन में रखता है और कई साल तक जो है वो डेकेड्स तक जो वो उस कंडीशन में रह सकता है, और जैसे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन उसको अवेलेबल होती है तो फिर जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो अपीयर होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जो है हम सेकेंडरी डिजीज़ कहते हैं, कि जरासीम बहुत सालों से आपकी बॉडी में मौजूद तो होते हैं लेकिन साइन एंड सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, यानी वो अफेक्ट नहीं कर रहा होता है बॉडी को उस तरह से कि जो है वो पता चल सके कि इसको टीबी की बीमारी है। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी को अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गई है और उसका ट्रीटमेंट हो गया है लेकिन प्रॉपरली नहीं हुआ है, या बॉडी ने उस तरह से उसका जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया है ट्रीटमेंट का, बज़ाहिर लगता है कि पेशेंट ठीक हो गया है, लेकिन क्या होता है कि वो जरासीम उसकी बॉडी में रह जाते हैं और उसी तरह से वो लेटेंट फॉर्म में अपने आप को जो है वो प्रिजर्व कर लेते हैं, और फिर किसी भी वक्त जो है वो जो एक्टिव बीमारी की सूरत में सामने आते हैं। तो ऐसी कंडीशन को जो है हम सेकेंडरी डिजीज़ कहते हैं। राइट, उसके बाद हम देखते हैं कि इसके जो मोड ऑफ स्प्रेड है वो क्या है। मोड ऑफ स्प्रेड जो है इसका वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, क्योंकि ये है तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन आपको पता है कि खांसी से, कफिंग से, स्नीजिंग के ज़रिए, स्पिटिंग के ज़रिए, इन तमाम रूट्स के ज़रिए जो है ये वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो सकता है, यानी एयर के अंदर एयर बॉर्न डिज़ीज़ भी कहलाती है ये। एयर बॉर्न डिज़ीज़ का मतलब क्या है कि जब भी कोई इंसान खांसता है या छींकता है या बात करता है तो सलाइवा के ज़रिए वो जरासीम जो होते हैं वो हवा में आ जाते हैं, और फिर उसी एयर के अंदर जब कोई दूसरा इंसान सांस लेता है तो वो जरासीम उसकी सांस की नाली के ज़रिए जो है वो फिर उसमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो ये इसका वे ऑफ जो है वो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कहलाता है, जो इंसान के अंदर दाखिल होने के जो रूट्स हैं इसके। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है ये जो है वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो कहलाता है, इसका नाम जो है जो ह्यूमन के अंदर यानी इंसानों के अंदर जो ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है उसका नाम जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्युलाई है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर भी ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम पाए जाते हैं, उनको भी अफेक्ट करते हैं, और वो जो ऑर्गेनिज्म का नाम है वो माइकोबैक्टीरियम बॉविस कहलाता है। तो माइकोबैक्टीरियम बॉविस क्योंकि एनिमल को अफेक्ट करता है इसलिए ये इंसानों को भी अफेक्ट कर सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। और नॉर्मली अगर आप दूध को प्रॉपर तरीके से बॉयल नहीं करते तो ये जो बॉविस टाइप है ट्यूबरक्लाई की, ये माइकोबैक्टीरियम की, ये ट्रांसफ़र हो सकती है इंसान के अंदर। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम की और बहुत सारी स्पीशीज़ भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कॉमन है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई है जो इंसानों को अफेक्ट करता है। तो जनाब आप देखते हैं रिस्क फैक्टर्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। रिस्क फैक्टर्स हम उन कंडीशंस को कहते हैं कि वो कंडीशंस अगर हमारे सराउंडिंग में हमारे अंदर मौजूद हैं तो उन कंडीशंस में चांसेस ज़्यादा होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के होने के, यानी ऐसे लोगों में जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं, परसेंटेज बढ़ जाती है कि वो ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम से अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें हम वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोज कांटेक्ट विद समवन हु हैव एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। ऐसे तमाम लोग जिनके अंदर ये एक्टिव फॉर्म में डिज़ीज़ मौजूद है और उनसे जो भी सराउंडिंग में उनके लोग मौजूद हैं उनके अंदर दे आर हाईली ससेप्टेबल टू
कैच दिस डिजीज़ फ्रॉम दोज अफेक्टेड पर्सनस, लाइक फैमिली मेम्बर्स हो गए आपके, या आपके कलीग्स हो गए जिनके साथ आप फ्रेंडशिप हो गए, आप फ्रेंड्स हो गए आपके, कि जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जो आपके सराउंडिंग में ज़्यादा रहते हैं, तो उनके ज़रिए जो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा ऐसे लोग जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, जैसे जिनकी एज वाइज एज फैक्टर आ जाता है, जिसमें कि जैसे जैसे एज बढ़ती है इंसान की, एल्डरली पीपल्स जो होते हैं उनके अंदर जो है वो इम्यूनिटी जो है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो ससेप्टेबल हो जाते हैं। वैसे तो हर इन्फेक्शन के लिए, इसी तरह से ट्यूबरक्लोसिस के लिए भी वो ससेप्टेबल हो जाते हैं। कैंसर के पेशेंट्स हो गए जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो ऐसे लोगों में रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। उसके बाद ऐसे तमाम लोग जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं या अल्कोहलिज़म का शिकार हैं, उनके अंदर भी जो है वो चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं होती हैं, तो उन इलाकों में उन लोगों में भी अफेक्टेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसमें ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स का रेशो सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस, यानी कोई इंसान अगर पहले से ही किसी मेडिकल कॉम्प्रोमाइज्ड है और उसके अंदर कोई बीमारी चली आ रही है, जैसे इंसिडेंस ऑफ टीबी, यानी ऐसे तमाम लोग किसी ऐसी जगह से ट्रैवल करके अगर आते हैं कि जिनके अंदर जो है वो जिस एरिया में ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट ज़्यादा हों, वहाँ उस एनवायरनमेंट से कोई ट्रैवल करके दूसरे जगह पर पहुँचता है, तो इसकी ये भी रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है। उसके अलावा हाँ जो है फर्दर ज़ाहिर है दूसरे लोग भी हर तरह के पेशेंट्स आ रहे होते हैं, तो सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाते हैं। उसके अलावा है लिविंग इन सब स्टैंडर्ड कंडीशंस, यानी लाइफ स्टाइल इसमें आ जाती है कि सब स्टैंडर्ड, यानी एक नॉर्मल जो प्रॉपर लाइफ स्टाइल होना चाहिए, यानी कि जैसे आप हाउसिंग वगैरह में पढ़ते हैं कि गाइड भी आ जाती है कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसी जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं लोग जो जिनको प्रॉपर जो है बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, यानी बेसिक जो डाइट के कंपोनेंट्स हैं वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, तो डाइट की डेफिशिएंसी की वजह से भी उनकी बॉडी में जो है वो वीकनेस आती है और पूरी उनका जो डिफेंसिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, और ये भी रिस्क फैक्टर्स को बढ़ाता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन के हवाले से देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्क फैक्टर्स पे आते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इन तमाम चीज़ों के साथ। राइट, तो ये आज जैसे आपको पिक्चर नज़र आ रही है कि ट्यूबरक्लोसिस किस तरह से स्प्रेड करता है। जैसे कफिंग है, अगर आप माउथ को अपने कवर करके नहीं खांसते हैं, या ओवर क्राउडेड प्लेस में एक साथ बैठते हैं और वहाँ वेंटिलेशन की कमी होती है, या फिर स्पिटिंग आउट, आप हर जगह जैसे लोगों को आदत होती है कहीं पर भी थूक देते हैं, तो अगर वो अफेक्टेड हैं ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम से, तो वो फैलाने का ज़रिया बनते हैं। अब देखते हैं कि अगर ट्यूबरक्लोसिस किसी को हो जाती है एक्टिव डिजीज़ के फॉर्म में, वो पेशेंट है, तो उसमें सीवियर सिम्टम्स जो मिलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। इसमें नंबर 1 आता है परसिस्टेंट कफ, यानी प्रोलॉन्ग कफ, क्रॉनिक कफ के पेशेंट्स होते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस का एक जो इंडिकेशन ये भी होती है कि जो परसिस्टेंट बहुत पुरानी खांसी के जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर चांसेस होते हैं कि वो लंग्स में उनकी जो है ये बैक्टीरिया मौजूद हो सकता है। इसके अलावा चेस्ट पेन की कंप्लेन हो सकती है। कफिंग विद ब्लडी स्प्यूटम, स्प्यूटम के साथ ब्लड आ सकता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी सांस में तंगी हो सकती है। यूरिन कलर जो है वो चेंज हो सकता है। और इसके अलावा बुखार, बुखार भी एक इंडिकेशन होती है मुस्तकिल, अगर किसी को बहुत अरसे से बुखार रहता हो तो ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस होते हैं उसके अंदर। उसके अलावा फटीग है, यानी मरीज़ जब बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इंडिकेट कर सकती हैं कि किसी भी पेशेंट को जो है वो बुखार, खांसी और थकावट इस तरह की चीज़ें हों, तो वो उसको चांसेस होते हैं कि उसके अंदर जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम के मौजूद होने के। इसके अलावा जो नॉर्मली जो कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं जो फर्दर अगर सीवियरिटी नहीं है डिज़ीज़ में, लेकिन अगर ये सिम्टम भी उसके अंदर पाए जाते हैं तो भी
टेस्ट करा के कंफर्म करना चाहिए कि कहीं उसको ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे फटीग हो गया, यानी थकावट, बहुत ज़्यादा मरीज़ हर वक्त थकावट महसूस करता है, बुखार की कंप्लेन होती है, और फिर अनइंटेंशनल वेट लॉस की कंप्लेन होती है, यानी वज़न जो है बगैर किसी डाइटिंग के जो है वज़न कम होने लगे तो भी चांसेस होते हैं। देखते हैं इसमें हम कि सिग्निफिकेंट लैब टेस्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस को डायग्नोस करने के लिए आप कौन से लैब टेस्ट पर रिलाय कर सकते हैं। इसमें जो सबसे फेमस है वह ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट है, जिसे पीपीडी टेस्ट भी कहा जाता है, और इसके अलावा स्प्यूटम की जो है वो कल्चर करवाया जाता है, स्प्यूटम का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो ये तरीके हैं इसके लैब डायग्नोसिस के, जो कि नॉर्मली किए जाते हैं। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल जो है वो एग्ज़ामिनेशन भी पेशेंट का किया जाता है, जिससे कंफर्म होता है लंग्स की कंडीशन को देखा जाता है, कि जैसे भी आप एक्सरे में देख रहे हैं कि अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस की कंप्लेन है और उसके लंग्स में जो है वो ट्यूबरकुलाई मौजूद हैं, तो वहाँ पर ट्यूबरकल्स जो बन जाते हैं, उनकी अपीयरेंस आपको किस तरह से नज़र आती है। जैसे ये आप देख रहे हैं एक एक्सरे, इसमें जो है वो आपको ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं राइट लंग के अंदर। राइट लंग में जो है वो ट्यूबरकल्स नज़र आ रहे हैं, जबकि लेफ़्ट लंग जो है वो क्लियर है। ठीक है, तो ये रेडियोलॉजिकल इंडिकेशंस हैं। ये एक और एक्सरे आपके सामने है, लेफ़्ट लंग जो है वो नॉर्मल नज़र आ रहा है आपको, जबकि राइट लंग में जो है वो आपको कैविटी लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो कि ट्यूबरकल्स हैं, और ये इंडिकेट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस को। तो एक्सरेज और एक्सरे से ज़्यादा बेटर जो है वो आपको रिज़ल्ट मिलता है सीटी चेस्ट के ज़रिए। तो सीटी स्कैन आप चेस्ट की करवाते हैं, तो वहाँ पर ही आपको सारी लंग्स के अंदर चेंजेस मिलती हैं, जो कंफर्म करती हैं इस बीमारी को। तो जनाब अब देखते हैं इसकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, यानी इलाज से बेहतर परहेज़ है। अगर आप प्रिवेंशन अपनाते हैं तो कौन कौन सी प्रिवेंशंस आपको जो है वो बचा सकती हैं, कोशिश कर सकते हैं अपने आप को आप सेफ कर। तो ये मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको कोई भी सस्पेक्टेड लगता है पेशेंट कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके से जब आप इंटरैक्ट करें तो मास्क का इस्तेमाल करें, और पेशेंट ख़ुद भी जो है वो मास्क का यूज़ करे, तो ये कि वो दूसरे लोगों को अफेक्ट करने से बचा सकता है। सेकंड, बीसीजी वैक्सीन है। गुड न्यूज़ इस बीमारी के बारे में ये है कि इसकी जो है वैक्सीनेशन मौजूद है। तो बीसीजी वैक्सीन के ज़रिए जो है वो, जो कि बच्चों को दी भी जाती है, तो उस वैक्सीन के ज़रिए जो आप अपने आप को सेव कर सकते हैं काफ़ी हद तक। इसके अलावा रेगुलर मेडिकल फॉलोअप के ज़रिए, यानी आप अपनी स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह कराते रहें, ख़ास तौर पे जब जब आपको लगता हो कि आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह के आए हैं, या आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ आपने वक्त गुजारा है जिसका आपको पता चला हो कि उसको टीबी की बीमारी डायग्नोस हुई है, तो आपको भी अपना फॉलोअप करवाना चाहिए। स्पेशली उन लोगों को ज़रूर करवाना चाहिए जो लगता है उनको कि वो उस पेशेंट के कांटेक्ट में रहे हों। इसके अलावा जो पेशेंट अफेक्टेड हो जाते हैं उनको आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन से क्या होगा कि वो मज़ीद दूसरे लोगों को इन्फेक्ट करने से बच जाएंगे, और बाकी लोग जो है वो सेफ़ रहेंगे उससे। इसके अलावा वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होती है इसमें, क्योंकि इसका जो जरासीम है वो बहुत ज़्यादा वेट और ह्यूमिडिटी और वार्म एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। तो जितनी अच्छी वेंटिलेशन होती है, सनलाइट होती है, और जो अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं, वो इस जरासीम को किल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये तमाम चीज़ें भी ऐसी इन्वायरमेंट पे रहना ज़्यादा बेहतर है कि जहाँ पर आपको ये तमाम वेंटिलेशन और सनलाइट की जो फैसिलिटीज़ जो है वो मुहैया हों। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको चार्ट के ज़रिए भी दिखाया कि आपको पर्सनल अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, और इम्यूनाइजेशन करवाएं, बीसीजी की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, और हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपकी बैलेंस डाइट आ जाती है, आपका जो वो नींद पूरी होनी चाहिए, ताकि नींद पूरी होने से क्या होता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है और आपकी जो वाइटल फोर्स है वो स्ट्रांग होती है। तो बैलेंस डाइट, नींद और प्रॉपर एनवायरनमेंट जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, उस वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, और ये कि सनलाइट प्रॉपर आपको डेली आपको मिलनी चाहिए। तो ये हो गया इसके प्रिवेंशन।
अच्छा, एक और चीज़ है एचआईवी के हवाले से, थोड़ा सा मैं इस पे बात करना चाहूँगी कि एचआईवी पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दे आर वेरी प्रोन टू हैव ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे तमाम लोग जिनको एचआईवी पॉजिटिव होते हैं, उनके अंदर जो है वो, आपको पता है एचआईवी की बीमारी जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, तबाह कर देती है। तो ऐसे लोग जब एचआईवी पॉजिटिव होने के बाद जब उनको ट्यूबरक्लोसिस के जरासीम अफेक्ट करते हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है और वो इस बीमारी से सरवाइव नहीं कर पाते हैं और डेथ भी हो जाती है उनकी। तो ऐसे लोगों का जो है वो बहुत केयर करने की ज़रूरत होती है। इस जरासीम से अपने आप को जो है वो दूर, डॉक्टर को भी ज़ाहिर कोशिश करनी चाहिए जितनी हद तक कर सकते हैं कि एचआईवी पॉजिटिव जो हैं उनको ट्यूबरक्लोसिस के होने के और से नुकसान पहुंचने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 10 टाइम जो है वो मोर उनको जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकंड चीज़ ये है कि इसमें जो है रीएक्टिवेशन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स जिनका ट्रीटमेंट हो चुका हो, एक दफ़ा वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और फिर दोबारा से जो है वो ये इन्फेक्शन जो है वो ग्रो कर सकता है उनकी बॉडी के अंदर। तो रिकरिंग इन्फेक्शन जो है होने के चांसेस उनके अंदर बढ़ जाते हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। रेगुलर अपना चेकअप कराना ज़रूरी होता है कि कहीं भी अगर लगता है कि ये जो है वो दोबारा से वो अफेक्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है उनकी बॉडी में, तो वो जो है वो अर्ली डायग्नोसिस के ज़रिए ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये थी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिटेल। ट्यूबरक्लोसिस के लिए होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं जो हमारे प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और उनको क्योर रेशो भी ज़्यादा है। और जैसे कि आपको पता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कोई भी आप डिज़ीज़ के ऊपर नहीं दे सकते मेडिसिन। आपको पूरा एक केस हिस्ट्री के बाद जो पेशेंट के साइन सिम्टम्स हैं, टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर ही आप जो है मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और कुछ मेडिसिन जो है कॉमनली जिनमें ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंडिकेटेड मेडिसिन हैं, उनमें आपकी सल्फर आ जाती है, आर्सेनिक, ये सारी पोलिक्रेस्ट मेडिसिन हैं और बहुत सारी मेडिसिन हैं जो आप ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड लोगों को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल फास्फोरस भी हो गई, इसमें आपकी सिलीशिया है, सेंगनेरिया है, लाइकोपोडियम, ब्रायोनिया, कैलकेरिया कार्ब, कैलकेरिया आयोडाइड, नाइट्रिक एसिड। तो क्योंकि हमारी मेडिसिन्स की सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर केस हिस्ट्री कि आप केस पूरा कंप्लीट लेने के बाद ही किसी पेशेंट के लिए मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं। तो खाली डिज़ीज़ के नाम पर जब आप मेडिसिन सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। इसके लिए आप मुझे सजेशंस भी दे सकते हैं कि मैं और किस तरह से अपने इन वीडियोस को जो है वो बेहतर बना सकती हूँ। और ये ऑल आर माय सीनियर टीचर, डॉक्टर्स एंड टीचर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।